जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए दिल्ली कार ब्लास्ट की अभी तक की पूरी इन्फॉर्मेशन। फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को जैश ने दिया था भारत में विमेन विंग को स्थापित करने का काम। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान है वॉर की स्टेट में। भारत के स्टार्टअप को अपने मेल यूएवी के लिए मिला सिल्वर मेडल। कल 10 नवंबर को शाम को करीब 6:52 पर जो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में ब्लास्ट हुआ था, तो अब इस पूरी घटना पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। अभी जिसमें हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 12 इनोसेंट लोगों की जान जाने की रिपोर्ट है और 20 से अधिक घायल हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस धमाके में जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनकी आत्मा को शांति मिले और जो घायल हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बाकी ये जो धमाका हुआ है जिसे शुरुआत में सीएनजी ब्लास्ट की तरह समझा जा रहा था, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन सामने आई तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो चुकी हैं। और जिस स्तर का नुकसान हुआ है तो उसको देखकर किसी भी एंगल से एक सीएनजी ब्लास्ट नहीं है और इसे एक आतंकी हमले की तरह देखा जा रहा है। और इसी ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एंटी टेरर लॉ को लागू किया है और ये जो पूरा मामला है इसे यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट्स और भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग सेक्शंस के तहत दर्ज किया गया है। और अभी तक जिस तरह के संकेत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि संभावित फिदाइन अटैक को जिसने अंजाम दिया है तो उसका लिंक फरीदाबाद के उसी टेरर मॉड्यूल से था जिसको इस ब्लास्ट से पहले कुछ ही घंटों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में बस्ट किया था, जिसके तहत टोटल 8 गिरफ्तारियां भी की गई थी और जिनमें 3 तो डॉक्टर्स थे और जिनके पास से लगभग 3 टन तक का एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर किया गया था। और अब दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुई थी तो वो भी एक कश्मीर बेस्ड डॉक्टर से ही बिलोंग करती थी और उसका नाम है डॉक्टर उमर उन्नावी, जो कि पुलवामा से था और उसका कांटेक्ट उन 2 डॉक्टर्स के साथ था जिन्हें फरीदाबाद वाले मॉड्यूल के तहत गिरफ्तार किया गया था। और फरीदाबाद में जब डॉक्टर मुजामिल शकील को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास जो डॉक्टर उमर है वो मिसिंग था और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई हैं तो उनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि हंडे की जो i20 कार ब्लास्ट हुई है तो संभावित रूप से उमर ही उस कार को ड्राइव कर रहा था और उसने ही इस फिदाइन अटैक को अंजाम दिया है। और ऑफिशियल्स को भी इस बात का संदेह है कि अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद और अपने मॉड्यूल के बस्ट हो जाने के बाद ही उमर ने जल्दबाजी में इस तरह के हमले को अंजाम दिया। बाकी जो कार ब्लास्ट हुई थी तो उसके भी मल्टीपल ओनर्स रह चुके हैं और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि वो जो कार थी वो सलमान नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसे उसने किसी देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। उन दोनों को ही डिटेन कर लिया गया है और फिर देवेंद्र ने बताया कि उसने वो कार तारिक को बेच दी थी। और आखिरी बार जो एक कार जिसके पास थी वो उमर था। और HR नंबर की जो i20 कार ब्लास्ट हुई है तो उस कार के साथ एक व्यक्ति की तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। तो उस व्यक्ति का नाम है आमिर, जो कि उस डॉक्टर उमर का ही भाई है। और आपको ध्यान होगा कि फरीदाबाद वाला जब मॉड्यूल बस्ट किया गया था जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी तो उसमें एक महिला डॉक्टर भी थी जिसका नाम था डॉक्टर शाहीन। तो उसको लेकर भी बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि इस डॉक्टर शाहीन को सुअरों के संगठन जैश ने अपनी नई विमेन विंग भारत में स्थापित करने का टास्क दिया था। हालांकि अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट आनी बाकी है कि धमाका एक्चुअल में किस वजह से हुआ था, लेकिन अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं तो वो इस कार ब्लास्ट के पीछे एक तरह के आतंकी हमले की तरफ भी इशारा करती हैं और उस आतंकी हमले के स्पॉन्सर के तौर पर कोई और नहीं बल्कि सुअरों का संगठन जैश ही संभावित रूप से है। और अब इस केस को NIA ने भी टेक ओवर कर लिया है और भारत के एक पड़ोसी को छोड़कर लगभग सभी पड़ोसियों ने इस धमाके के प्रति अपना शोक व्यक्त किया है। अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सभी की तरफ से कमेंट्स या स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन एक जो हमारा निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी तरफ से इस पर कोई भी कमेंट या स्टेटमेंट नहीं आई है, क्योंकि हो ना हो वही इसके पीछे का असली स्पॉन्सर है। बाकी इस तरह के हमलों में हम पाकिस्तान के नैरेटिव वॉरफेयर को पहले भी देख चुके हैं, जिसमें अक्सर पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश करता है कि भारत का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो आपको स्पष्ट कर दें कि इस वाले ब्लास्ट को लेकर भी इस तरह के नैरेटिव्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और उनको हवा देने का काम कोई और नहीं बल्कि हमारे ही देश में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के अकाउंट आपको दिखे तो उनको रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि किले के दरवाजे अंदर से ही खुलते हैं। और बाकी भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के रक्षा मंत्री तक स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारत की एजेंसीज इस साजिश की तह तक जाएगी और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से अधिकतर डॉक्टर्स हैं, जो आतंकियों के एक नए मॉड्यूल को दर्शाती है जिसे कहा जा रहा है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। बाकी भारत की सभी एजेंसीज जाँच में जुटी हैं, हर एंगल से हर तरह से जाँच की जा रही है। ब्लास्ट के नेचर को जानने के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस ऑलरेडी चल रहा है और भारत की जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पे हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और ऐसी स्थिति में देश के हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के एडवर्सरीज द्वारा फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, र्यूमर्स, तो उन सभी से बचें और किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उन्हें ऑफिशियल चैनल्स या ऑफिशियल सोर्सेज के माध्यम से क्रॉस वेरीफाई जरूर करें।
अगर आप किसी भी संदिग्ध गतिविधि को ऑब्जर्व करते हैं तो तुरंत ही अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है ये इस ब्लास्ट से भी कहीं ज़्यादा घातक है। और अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है कौन सा नहीं, तो ऐसे में हम बस यही कहेंगे कि इस तरह की स्थिति में हमेशा अपनी देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर ही भरोसा करें और उनकी स्टेटमेंट्स पर भरोसा करें। अब हम इस पूरे मामले पर जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है तो उसके बारे में आपको अलर्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहली फेक न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा वायरल करने का प्रयास किया गया तो वो ये है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने कन्फर्म किया है कि ये घटना सीएनजी सिलेंडर के एक्सप्लोड होने की वजह से हुई है, ना कि किसी आतंकी हमले की वजह से। और इस वाले फर्जी क्लेम को प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कई सारे अकाउंट्स लगातार फैलाने में लगे हुए हैं। तो आपको स्पष्ट कर दे कि पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है पूरी तरह से फर्जी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। इसी तरह से कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी इमेजेस को सर्कुलेट करके ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दिल्ली में हुए ब्लास्ट की तस्वीरें हैं और इसमें से विशेष रूप से लेबनान में 2024 में हुए ब्लास्ट की इमेज को शेयर किया जा रहा है। तो आपको स्पष्ट कर दे कि ये भी फर्जी है। बाकी जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कहा कि जब भी इस तरह की घटना भारत में होती है तो पाकिस्तान एक नैरेटिव हमेशा चलाता है जिसमें उसकी कोशिश रहती है कि इन सभी आतंकी हमलों को भारत के ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह दिखाकर भारत के लोगों में कन्फ्यूजन को क्रिएट करके किसी भी तरह से इन्हें आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाए। तो ये वाला जो नैरेटिव है ये पाकिस्तानी अकाउंट्स की तरफ से ऑलरेडी शुरू हो चुका है जिसमें वो इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह जितने भी क्लेम्स आपको दिखे तो याद रखेंगे वो सारे फेक हैं, बेसलेस हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है और इस तरह के फर्जी मैसेजेस को आगे शेयर ना करें। और हमारा सुझाव यही रहेगा कि पीआईबी जैसे ऑफिशियल फैक्ट चेक हैंडल्स को फॉलो जरूर करें। और हम फिर से इस बात को दोहराएंगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल और ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई किए बगैर आगे शेयर ना करें और जो अकाउंट्स आपको फेक न्यूज़ फैलाते हुए दिखें तो उनको रिपोर्ट जरूर करें। कल दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद आज मंगलवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक फिदाइन अटैक हुआ है जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान गई है और 27 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जो हमलावर थे उन्होंने कोर्ट के परिसर में घुसने का प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने कोर्ट के बाहर ही पुलिस व्हीकल को टारगेट कर दिया। बाकी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इस हमले के पीछे फिलहाल अभी तक किसी भी संगठन का नाम नहीं लिया है, बस ये कहा कि जो अथॉरिटीज़ है वो इस हमले के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। लेकिन इस वाले हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो वॉर की स्टेट में है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इस हमले की टाइमिंग, जो कि दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद हुई है। तो ऐसे में अगर कोई सीधी सीधे सोचेगा पाकिस्तान के हिसाब से तो उसको शायद यही लगे कि हो सकता है कि भारत की राह ने ही पाकिस्तान में इस तरह का हमला करवाया हो और पाकिस्तान चाहता है कि लोग ऐसा सोचें। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर जो हमला हुआ है उसके पीछे आईएसआई से लिंक डेथ स्क्वाड का हाथ है। क्योंकि इसमें सरप्राइज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आसिम मुनीर है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने ही लोगों की बलि दे सकता है। और इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर हुआ हमला भी कुछ ऐसा ही है। और जबकि इसी हमले को लेकर अफगान मीडिया की तरफ से भी एक बड़ा क्लेम किया गया है जिसमें उनका भी यही कहना है कि आसिम मुनीर ने भारत में जो कार ब्लास्ट हुआ है जिसके पीछे संभावित रूप से पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुअरों का संगठन जैश ही है, तो भारत के रिएक्शन से बचने के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के ही लोगों को बलि चढ़ा दिया है। और अफगान मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर हुई बॉम्बिंग पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ही ब्रेन चाइल्ड है, ताकि भारत में जो ब्लास्ट हुआ तो उसके पीछे उसका हाथ है तो उस पर किसी का भी ध्यान ना जाए। और एक और बात ये भी है कि भारत में जो कार ब्लास्ट हुआ है तो भारत ने ऑफिशियली तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहा इस तरह के हमलों के लिए। भारत के ऑफिशियल्स तो बस यही कह रहे हैं कि जो भी इस षड्यंत्र के पीछे है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मीडिया खुद ही ये बोलने लगी है कि भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। अब उनको ये डर लग रहा है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर का नया फेस न स्टार्ट कर दे और वो खुद से ही अलग अलग तरह की संभावनाएं बना रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि इस हमले के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है फिर आप काँप काहे रहे हो। पर खैर वो बात अलग है कि भारत में जो कार ब्लास्ट हुआ है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल के सामने आएगा उसके हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि भारत अपना जवाबी कार्रवाई करेगा। अब वो किसके खिलाफ होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो तो होने के बाद हम सभी को पता लगेगा। भारत की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया जो काल भैरव नाम का मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला यूएवी है, जिसे भारत का पहला एआई पावर्ड मेल ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा गया है, तो कंपनी को अपने इसी इनोवेशन के लिए क्रोएशिया में आयोजित किए गए ARCA 23rd इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन 2025 में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। और कंपनी का कहना है कि उनका जो काला भैरव मेल यूएवी है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह विकसित किया गया है
और जो पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हुआ है। इसे 30 घंटे तक ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर्स तक है और ये मल्टी एंगल प्रिसिशन स्ट्राइक्स, स्वॉर्म वॉरफेयर ऑपरेशंस और ISR ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम है। और कंपनी ऑफिशियल कहना है कि इस एग्जीबिशन में इस इनोवेशन के लिए जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये जीत केवल कंपनी की नहीं है, बल्कि भारत की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए एक रिकॉग्निशन की तरह भी है। HAL ने अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D मैनुअल को अनवील किया है और आने वाले वर्षों में HAL ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए 17,000 करोड़ रुपीस के इंटरनल फंड्स को निर्धारित किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो HAL है वो अभी वर्तमान समय में एनुअल बेसिस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2,500 करोड़ रुपीस स्पेंड करती है और इसी स्पेंडिंग को आने वाले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो नई मैनुअल जारी की गई है, ये R&D की परियोजनाओं में फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, रिस्क असेसमेंट, ऑटोनॉमी ये सभी प्रोवाइड करेगी। और इस मैनुअल का प्रमुख उद्देश्य है डिजिटाइजेशन, IP जनरेशन और इंडियन एकेडमिया के साथ कोलैबोरेशंस को बढ़ा के भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करना। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार वेद प्रकाश वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन रोहित कौशल वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान लेफ्टिनेंट नवांग कपाड़िया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे इस वीर लेफ्टिनेंट नवांग कपाड़िया पर हमारे इस डिफेंस कॉर्प चैनल पर एक स्पेशल एनिमेशन सीरीज भी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे भी जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत किस शिपयार्ड में बनाया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।